गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है सुरवशेष जी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल श्री सुरवशेष नाम का चैनल देख रहे हैं। तो अलग अलग वीडियोस देखने के लिए 11th और 12th अलग अलग इस ईयर के वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो आज के लेक्चर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? तो आज के लेक्चर में हम वेव ऑप्टिक्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं। रे ऑप्टिक्स के लेक्चर कुछ हमने बनाए हैं। रे ऑप्टिक्स के लेक्चर आप भी देख सकते हैं, उसके बाद वेव ऑप्टिक्स के लेक्चर आप देखते रहिए। तो वेव ऑप्टिक्स पढ़ते समय इंट्रोडक्टिव पार्ट में हम कुछ उसके डिस्कशन करेंगे कि रे ऑप्टिक्स में हमने क्या पढ़ा था। तो इंट्रोडक्शन में आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या डिस्कस करते हैं हम वेव ऑप्टिक्स के इंट्रोडक्शन में। तो यहाँ पर इंट्रोडक्टिव पार्ट में आपको रिफ्लेक्शन क्या है, रिफ्रैक्शन क्या है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्टिव पार्ट हम डिस्कस करेंगे। उसके आगे हम जो इस चैप्टर में अलग अलग कंडीशंस क्या है उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो नाउ टुडे वी विल डिस्कस नाउ लॉज ऑफ फर्स्ट वी विल डिस्कस नाउ वेव ऑप्टिक्स एंड इंट्रोडक्टिव पार्ट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? तो सपोज यहां पर कोई ऑब्स्टैकल है आपके पास और यहां से इफ इंसिडेंट रे यहां पर एक इंसिडेंट रे फॉल हो रहा है और इंसिडेंट रे सेम मीडियम में क्या हो रहा है, बैक हो रहा है। यानी इफ इंसिडेंट रे फॉल्स ऑन ऑब्स्टैकल एंड रिफ्लेक्टेड द सेम मीडियम, यहां पर इसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो रहा है। यहां से नॉर्मल से एक नॉर्मल डाल सकते हैं आप। यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहां पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यहां पर आपका नॉर्मल होगा। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बताता है? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यहां पर आपको बताता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट कंडीशन ये बताता है। उसके बाद लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बता रहा है आपको कि ये आपका इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड लाई इन अ सेम प्लेन। तीनों कौन कौन से? तो इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड लाई थ्री इन अ सेम प्लेन। सेम प्लेन में ये तीनों ही होंगे, ये हम बता सकते हैं। तो ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में हम बता सकते हैं। उसके बाद जब ये ट्रैवल्स हो रहा है तो ये कंडीशंस हम बता सकते हैं। उसके बाद इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे अपोजिट है नॉर्मल के इस साइड में, लेकिन सेम मीडियम में अपोजिट होंगे, ये भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में हम बता सकते हैं। उसके बाद रिफ्रैक्शन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे हम, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, और उसके अलग अलग कंडीशंस भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, अब लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या बताता है? हमने ऑप्टिक्स में डिस्कस किया, यहाँ पर भी हम बता सकते हैं। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन आपको क्या बताता है? तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, यहाँ पर एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है आपके पास, प्रिज्म होगा, ग्लास होगा, कोई भी ग्लास मीडियम, वाटर मीडियम वगैरह एक्सेट्रा। तो यहाँ पर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या बताते हैं हम कि इफ इंसिडेंट रे travels from one transparent medium to another transparent medium and race towards the normal, race towards the normal। तो यहाँ पर नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बन रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा आपका। यहाँ पर जो होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा। ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे है। यहाँ पर जो बनता है आपका वो भी एंगल ऑफ डेविएशन, डेविएटेड एंगल वगैरह आप यहाँ पर बता सकते हैं। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या बताता है? तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ पर बताता है फर्स्ट, जैसे आप स्नेल्स लॉ वगैरह बोल सकते हैं। स्नेल्स लॉ क्या है? यहाँ पर आपका मीडियम फर्स्ट होता है, यहाँ पर मीडियम सेकंड होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम। तो यहाँ पर स्नेल्स लॉ क्या बताता है? फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम इक्वल्स टू साइन आई, साइन आर यानी ए एंगल होगा डिवाइडेड बाय साइन आर यानी रिफ्रैक्टेड एंगल होगा इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये टर्म भी हमने डिस्कस की थी, थोड़ा सा रिवाइज कर रहा हूं मैं। ये होता है। उसके बाद इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल इस पॉइंट पर लाई इन अ सेम प्लेन, यहां पर आपको बता सकते हैं हम। ये कंडीशन भी होती है। उसके बाद इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे अपोजिट इन साइड, यानी इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे डिफरेंट मीडियम में ये क्या होगी? इस नॉर्मल पर अगर आप देखोगे तो अपोजिट साइड में होगी। ये लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में हम डिस्कस करते हैं। उसके बाद ये क्या बताता है कि यानी आपका रिफ्लेक्शन क्या बता रहा है और रिफ्रैक्शन क्या बता रहा है, ये हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर ये कंडीशंस क्या होगी, इसके बारे में भी थोड़ा स्टडी करेंगे हम। क्या है कि जब आपका रिफ्लेक्शन हो रहा है तो रिफ्लेक्शन वी हैव आल्सो लर्न अबाउट द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट प्रोड्यूस्ड बाय स्फेरिकल मिरर। आपका रिफ्लेक्शन होता है तो स्फेरिकल मिरर, सपोज यहाँ पर कॉनकेव मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, तो उस मिरर पर लाइट फॉल होके रिफ्लेक्ट वगैरह हो रहा है। तो ये जो फिनोमेनन है हम डिस्कस करते हैं। वी हैव आल्सो लर्न अबाउट बाय रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट प्रोड्यूस्ड बाय स्फेरिकल मिरर।
एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहां पर होता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म एंड कर्व सरफेस ऑफ लेंसेज। यानी लेंसेज क्या हो गया आपके कि अगर लेंस है आपका कॉन्केव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस, इस टाइप के लेंसेज के बारे में हम स्टडी करते हैं, तो वहां पर अगर लाइट ट्रैवल्स होती है तो लाइट ट्रैवल्स होने के बाद आपका जो फिनोमेनन है ये जो कॉन्केव कॉन्वेक्स, तो ये फिनोमेनन आपको वहां पर मिलता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट या प्रिज्म हम डिस्कस करते हैं। तो ये कंडीशंस आपको मिलेगी, ये कंडीशंस आपको देखने को मिलेगी। तो ये डिफरेंट फिनोमेनन हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं इंट्रोडक्टरी पार्ट में। लेकिन वेव ऑप्टिक्स में हमें क्या डिस्कस करना है, ये तो रे ऑप्टिक्स के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट में हमने डिस्कस किया, लेकिन वेव ऑप्टिक्स क्या बताता है? तो वेव ऑप्टिक्स डिस्कस करने से पहले आपको यहाँ पर कुछ कंडीशंस पता होनी चाहिए। थोड़ा सा आप रिवाइज करिए कि रे ऑप्टिक्स में हमने क्या क्या स्टडी किया था। कर ले यहाँ रिवाइज रे ऑप्टिक्स में, ठीक है। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर वे ऑप्टिक्स जब पढ़ते हैं तो उन्होंने अलग अलग फिनोमेनन बताए, यानी नेचर ऑफ लाइट, लाइट का नेचर पार्टिकल है, लाइट का नेचर वेव है, लाइट का नेचर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, लाइट का नेचर फोटोन है। तो अलग अलग साइंटिस्ट ने ये थ्योरी बताई है। उसके बाद डी ब्रोगली हाइपोथेसिस में आपको लाइट का नेचर ड्यूअल नेचर दिखता है, ये भी हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर ये जो फिनोमेना है टोटल लाइट के बारे में, तो लाइट का रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन तो हम पढ़ रहे हैं प्रीवियस ईयर में, लेकिन इंटरफेरेंस क्या होगा, पोलराइजेशन क्या होगा, डबल रिफ्रैक्शन क्या होगा, ये डिफरेंट फिनोमेनन लाइट के बारे में वेव ऑप्टिक्स में हम स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट वी विल डिस्कस नाउ नेचर ऑफ लाइट। नेचर ऑफ लाइट के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो व्हाट इज मीन बाय नेचर ऑफ लाइट और लाइट का नेचर क्या है, और फर्स्ट इसको किसने डिस्कस किया, नेचर ऑफ लाइट। तो नेचर ऑफ लाइट डिस्कस नाउ आर डिस्कार्टलेस। इस साइंटिस्ट ने फर्स्ट इसको डिस्कस किया, डिस्कार्टलेस जिसे हम कहते हैं, डिस्कार्टलेस। इस साइंटिस्ट ने इसको डिस्कस किया, डिस्कार्टलेस जो है इन्होंने इसको डिस्कस किया। और उन्होंने क्या बताया कि he was considering rectilinear motion of light rays। यानी लाइट का जब प्रोपोगेशन हो रहा है तो रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन होगा, और उसके साथ ही वाज प्रपोज्ड अ पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। तो इस साइंटिस्ट ने डिकार्टलेस ने इन्होंने बताया कि ही वाज प्रपोज्ड, इन्होंने बताया कि लाइट रेक्टिलिनियर मोशन में ट्रैवल्स होती है, लाइट का नेचर पार्टिकल होता है। फर्स्ट इन्होंने डिस्कस किया पार्टिकल नेचर के बारे में इन्होंने बताया। लेकिन इनकी जो थ्योरी थी ये सफिशिएंट नहीं थी। उसके बाद जो न्यूटन्स है, न्यूटन्स ने इस थ्योरी पर गौर से अलग अलग फिनोमेना डिस्कस किए और उन्होंने उस थ्योरी को डेवलप किया। तो न्यूटन्स डेवलप दिस थ्योरी concept further proposed that light is the nature of light and it's also known as particle। तो ये जो फर्स्ट इसके बारे में बताया, लेकिन न्यूटन्स ने इस थ्योरी को और डेवलप किया और उन्होंने डेवलप करके एक थ्योरी बनाई जिसे न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी भी कहा जाता है। तो न्यूटन्स ने जो डिस्कशन किया, न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी भी कहा जाता है। तो न्यूटन्स के थ्योरी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी भी बताया जाता है इसको, कॉर्पस्कुलर थ्योरी, ठीक है। तो ये जो थ्योरी थी, न्यूटन्स की जो थ्योरी थी नेचर ऑफ लाइट की जो थ्योरी थी, तो उसके कुछ एजम्पशंस हम डिस्कस करेंगे। उस एजम्पशंस से हमें पता चल जाएगा एजम्पशंस क्या थे उसके। तो एजम्पशंस क्या है, फर्स्ट एजम्पशन से वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो उन्होंने क्या बताया एजम्पशंस ने, लाइट प्रोपोगेट्स एज पार्टिकल्स कॉल्ड एज कॉर्पस्कल्स। उन्होंने बताया कि लाइट प्रोपोगेट्स जब हो रही है तो लाइट प्रोपोगेट्स होते समय कैसे होगी, पार्टिकल्स फॉर्म में होगी। पार्टिकल्स फॉर्म में वो ट्रैवल्स होती है। अब पार्टिकल्स फॉर्म में ट्रैवल्स होती तो उसे क्या कहा उन्होंने, तो कॉल्ड एज कॉर्पस्कल्स, कॉल्ड एज कॉर्पस्कल्स का कॉर्पस्कल। दीज आर एक्सट्रीमली स्मॉल। अब ये कॉर्पस्कल्स कैसे होते हैं, तो दीज आर एक्सट्रीमली स्मॉल, दीज आर एक्सट्रीमली स्मॉल। या कुछ बुक्स में उसे डिस्कस करते समय टाइनी भी कहा गया है। टाइनी यानी क्या, स्मॉल पार्टिकल, टाइनी पार्टिकल, स्मॉल पार्टिकल, ये भी हम उसे कहते हैं। एक्सट्रीमली स्मॉल यानी टाइनी पार्टिकल्स, these extremely small tiny particles, negligible masses, weightless
ये क्या है, इनका मास बहुत ही निग्लिजिबल है। निग्लिजिबल मासेस, निग्लिजिबल मासेस, निग्लिजिबल मासेस ये होते हैं, निग्लिजिबल मासेस इसे हम कह सकते हैं निग्लिजिबल मासेस, वेटलेस, वेटलेस ये कंडीशंस होती है। निग्लिजिबल मासेस, वेटलेस और एंड परफेक्टली इलास्टिक, एंड परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक। तो assumptions में बताते समय इन्होंने क्या बताया कि लाइट प्रोपोगेट्स एज पार्टिकल्स कॉल्ड कार्पस्कल्स, दीज आर एक्सट्रीमली स्मॉल और टाइनी पार्टिकल्स भी बोल सकते हैं आप उसे। निग्लिजिबल मासेस, वेटलेस एंड परफेक्टली इलास्टिक, ये मास, ये कंडीशंस आपको मिलती है। उसके बाद उन्होंने जो लाइट है, तो लाइट का उन्होंने बताया कि डिफरेंट कलर, ये फिनोमेनन डिफरेंट कलर्स, लाइट के जो डिफरेंट कलर्स है, डिफरेंट कलर्स ड्यू टू दियर डिफरेंट साइजेस, ड्यू टू दियर different sizes and shapes, different sizes and shapes। तो लाइट जैसे हम स्टडी करते हैं कि लाइट VIBGYOR, ये 7 कलर आपको दिखते हैं जब सनलाइट होगा या कोई भी लाइट होगी या प्रिज्म से पास होगी, तो इफ इस कंस्टिट्यूएंट कलर से उस सेपरेशन होती है, तो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन और येलो, ऑरेंज, रेड, ये डिफरेंट फिनोमेनन आपको लाइट को दिखता, लाइट का होता है। तो न्यूटन ने डिस्कस किया कि डिफरेंट कलर्स ड्यू टू दियर डिफरेंट साइजेस एंड शेप्स। अगर सपोज वायलेट कलर है, उसके साइज डिफरेंट हो सकती है, येलो कलर की साइज डिफरेंट हो सकती है, शेप अगर देखोगे आप, ब्लू कलर का अलग हो सकता है, रेड कलर का शेप अलग हो सकता है। तो ये जो फिनोमेनन है उसके assumptions ने या उसे पोस्टुलेट्स भी कहा जाता है। तो उन्होंने बताया कि डिफरेंट कलर्स ड्यू टू दियर डिफरेंट साइजेस एंड शेप्स, यानी अलग अलग कलर्स के अलग अलग साइज हो सकती है, शेप्स हो सकती है। उसके बाद उन्होंने बताया we get sensation of light falls on our eyes, we get sensation of light, फोर्थ कंडीशन यहां पर बता सकते हैं हम, we get sensation, अब ये जो सेंसेशन है, सेंसेशन यहां पर आपको दिखेगा of light when corpuscles, we get sensation of light, sensation of light when corpuscles, अभी जो कार्पस्कल्स है जब फॉल हो रहे हैं आपके आंखों पर, कार्पस्कल्स एंटर आवर आईज, कार्पस्कल्स एंटर आवर आईज, यानी जो छोटे छोटे पार्टिकल है, स्मॉल पार्टिकल है, टाइनी पार्टिकल है, जब आपके आंखों पर ये लाइट फॉल हो रही है तो आपके आंखों पे सेंसेशन होता है, हम बता सकते हैं यहाँ पर लाइट है नहीं है। तो ये जो कंडीशंस है, तो ये फर्स्ट assumptions है, उन्होंने बताया कि we get sensation of light when corpuscles form our eyes, या रेटिना पर जब आपके लाइट गिरेगी तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर लाइट है। उसके बाद जो फिफ्थ कंडीशंस उन्होंने बताई या फिफ्थ assumptions बताया उन्होंने कि CR is less than CD, यानी क्या, speed of light in rear medium is less than speed of light in a denser medium, यानी इसका मतलब क्या है कि इसको ऐसा भी लिख सकते हैं हम कि CD is greater than CR। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी उन्होंने क्या बताया कि स्पीड ऑफ लाइट इन अ डेंसर मीडियम, ये स्पीड ऑफ लाइट रियर मीडियम से ग्रेटर है, यानी जब डेंसर मीडियम से लाइट ट्रैवल्स हो रही है, अगर प्रिज्म में लाइट पास हो गई, उसके बाद अगर ग्लास में कोई भी ग्लास हो, वाटर हो, तो वहां पर लाइट की स्पीड ज्यादा होगी एज कंपेयर टू एयर मीडियम, रियर मीडियम। ये किसने डिस्कस किया, तो ये अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी इसमें ये बताया। उसके बाद उन्होंने एक assumptions रखा, वहां पर उस assumptions में ये बताते हैं कि ड्यू टू हाई स्पीड एंड नेग्लिजिबल मास दे आर अनअफेक्टेड बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी सो ट्रैवल थ्रू इन अ स्ट्रेट लाइन, यानी जब लाइट आपके ट्रैवल्स हो रही है तो लाइट ट्रैवल्स होते समय उसकी स्पीड क्या होगी, हाई स्पीड होगी। अगर हाई स्पीड है उसके बाद उन्होंने बताया कि लाइट क्या हो रहा है, स्ट्रेट लाइन मोशन में ट्रैवल्स हो रहा है। अगर पार्टिकल स्मॉल है, यहां पर हम बता रहे हैं कि पार्टिकल क्या है, एक्सट्रीमली स्मॉल, निग्लिजिबल मासेस, तो उसको
फोर्स ऑफ ग्रेविटी कम लगेगी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी का उतना इफेक्ट नहीं होगा, अनअफेक्टेड फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो ट्रैवल्स होते समय सीधा पास होगी, फास्ट पास होगी, हाई स्पीड से ट्रैवल्स होगी, ये बता सकते हैं हम। तो ये इनके एजम्पशंस थे, अलग अलग एजम्पशंस, और 5-6 एजम्पशंस हमने डिस्कस किए। तो आज के लेक्चर के लिए हम यहीं पर रोकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके मेरिट्स डिमेरिट्स इसके बारे में स्टडी करेंगे। टुडेज यहाँ पर हमने जो भी डिस्कस किया तो ये ध्यान में रखिए, तो उसके मेरिट्स और डिमेरिट्स नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आज के लिए रुकते हैं। ओके, बाय।